एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFHS स्टाफ नर्स की तैयारी, जो कि अभी पेपर हो जाएगा आपका 20-25 डेज़ के अंदर अंदर। सो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं BFHS में देखने को मिलते हैं, जो कि एनक्लेक्स बेस्ड होते हैं और सिनेरियो बेस्ड होते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पहले भी करा चुकी हूँ, तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और ऐसी ही क्वेश्चंस के PDF लेने के लिए आप मुझे मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF, जो कि सिर्फ एंड सिर्फ आपको 199 रुपीज़ में बहुत मिनिमल अमाउंट में मिल रहे हैं। और अगर आपके अभी तक टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स ले सकते हैं, जो कि 200+ गोल्डन पॉइंटर हैं, जिसमें BFHS रिलेटेड ही सब कुछ है। जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने पॉइंटर्स में बना के उस पॉइंटर्स में लिखे हैं, और ऐसे ही PDF ले ताकि आपको MCQs रेडी हो जाए। गोल्डन पॉइंट्स हैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, दैट इज़ 99 रुपीज़, पर अगर आप दोनों चीज़ें साथ में लेते हैं तो आपको मिलेंगे 249 रुपीज़ में। तो अगर आप PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स दोनों में से कोई एक या फिर दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अपनी टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप मेरे से टेलीग्राम पर आके वो बाय कर सकते हैं, और वो आप उसकी फ़ोटो स्टेट भी निकलवा सकते हैं और वो आपके पास ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और गोल्डन पॉइंटर्स तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी कोचिंग का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ट्राई करो MCQs ज़्यादा करो, और ऐसे MCQs करो जो कि एनक्लेक्स बेस्ड हो, जिससे आपका बेसिक भी साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, और गोल्डन पॉइंटर्स पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मत करो, डायरेक्ट क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क scheduled for a myelogram asked the nurse about the procedure. The nurse explained the radiograph will be taken to the client supine after an injection of which of the following. देखो, एक क्लाइंट है जिसका जो इंटरविटिब्रल डिस्क है वो हर्निएटेड है। हर्निएटेड मतलब बल्ज आउट हो चुकी है। जो विटिब्रल डिस्क है उसका माइलोग्राम होना है। तो जो क्लाइंट है वो नर्स से पूछता है कि प्रोसीजर क्या है। तो नर्स जो है क्या बोलती है कि ये कैसे लिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन दे के ये लिया जाता है। नॉर्मल स्टाइन का इंजेक्शन देते हैं, या फिर नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन का देते हैं, स्टेराइल वाटर का देते हैं, नॉर्मल स्लाइन का देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, या फिर रेडियो ओपेक डाई। देखो, माइलोग्राम में क्या निकालते हैं हम, उसकी इमेज निकालते हैं। तो इसमें हम डाई डालते हैं ताकि हमें क्लियर विजन आए कौन सा एरिया है जो डिस्क का, कौन सी इंटरविटिब्रल डिस्क है, कौन से लेवल की जो है हर्निएटेड है। तो हम क्या करेंगे, और रेडियो ओपेक डाई डालेंगे। इससे क्या होता है, जैसे कि डाई डालते हैं तो हमें वहाँ पे कलर्ड इमेज देखने को मिलती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो देखने को मिल जाती है। और इसको करता कौन है, रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डाई डालते हैं, फ्लोरोस्कोपी भी बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम स्पाइनल कैनाल की ही देखी जाती है माइलोग्राम में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको माइलोग्राम से एक क्वेश्चन BFHS में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse notes that the client has kyphosis and generalized muscle atrophy. Which of the following problem is priority when the nurse develop a nursing plan of care? तो एक नर्स देखती है कि क्लाइंट को काइफोसिस है। काइफोसिस मतलब जो उसका थोरेसिक स्पाइन है वो क्या हो गया है, बेंड हो चुका है फॉरवर्ड। ठीक है, और उसकी मसल जो है वो क्या हो, ट्रॉपी हो चुकी है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है प्रायोरिटी में जो इस चीज़ का हम नर्सिंग प्लान में लिखेंगे। तो देखो, अगर उसको काइफोसिस है और जर्नलाइज्ड एट्रोफी है तो हमारे पास पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इन्फेक्शन, कन्फ्यूजन, इनफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, डिफिकल्टी चोइंग अ सॉलिड फ्लूइड। देखो, इन्फेक्शन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जो कि प्रायोरिटी रहेगी जब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उसको काइफोसिस एंड जर्नलाइज्ड मसल एट्रोफी है। इस क्वेश्चन में इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है। ठीक है, काइफोसिस का हो रहा है हमारे सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक सुपाइन। थोरेसिक किससे रिलेटेड है, हमारे पल्मनरी सिस्टम से। तो इस सारे ऑप्शंस में पल्मनरी सिस्टम से कौन सा रिलेटेड ऑप्शन है, दैट इज इनइफेक्टिव कॉपिंग एंड डीप ब्रीदिंग। ये सबसे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी कि जो पर्सन को काइफोसिस है, उसका थोरेसिक स्पाइन बेंड हो चुका है फॉरवर्ड को, और उसको मसल एट्रोफी है, मतलब उसकी मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो उसको इनइफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी, जो कि हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग डेवलपमेंट रहेगा। चोइंग तो ऊपर रह गया ना, थोरेसिक तो नीचे आ गई, थोरेसिक स्पाइन नीचे आ गई। चोइंग तो हम मुंह से करते हैं, यहाँ मसल से करते हैं, मैंडिबल और मैक्सिबल। उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। इसमें सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना था आराम से, दैट इज
काइफोसिस का मतलब पता होना चाहिए, थोरेसिक होता है, थोरेसिक स्पाइन बेंड होती है, थोरेसिक से आपको पता चल जाएगा कि थोरेसिक एरिया हमारा जो उसमें क्या दिक्कत आएगी, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारा पल्मनरी सिस्टम। पल्मनरी सिस्टम के रिलेटेड ऑप्शन कौन सा था, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपरली क्लियर आउट करने हैं पेपर करते टाइम। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, BFHS में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे जिसमें pH, पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन दिए होते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या है, द नर्स रिव्यूज द आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट फॉर अ क्लाइंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज। एक पेशेंट को COPD है, उसका जो pH है ब्लड का वो है 7.35, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 62, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 17 और उसका बाइकार्बोनेट आयंस है 34। तो नर्स हमारी क्या करेगी, ठीक है। सो हमारे पास देखो ऑप्शंस क्या हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मुझे पता है मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हम चूज़ कर सकते हैं, सिमिलर हैं। पहली बात तो अप्लाई 100% नॉन रीब्रीदेबल मास्क, assess the vital sign, reposition the client, prepare the intubation। सो देखो अगर तुम इन सब की वैल्यूज़ देखोगे तो आप देखोगे सबकी ऑल्टर हो रखी है, सिर्फ जो pH ऑफ ब्लड है वो मेंटेन है। और आप अगर जो प्रॉब्लम है क्लाइंट को दैट इज़ COPD, इस कंडीशन के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा। मैंने पहले भी ऐसे MCQs कराए हैं COPD के। COPD में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होने लग जाती है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी COPD के बारे में बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होने लग जाती है ऑक्सीजन का लेवल कम होने पे। सो देखो जो ये बता रखा है ना, CO2 बढ़ी हुई है, CO2 नॉर्मल कितनी होती है 35 to 40, ठीक है का। और जो हमारी ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल कितना होता है 75 to 100 mmHg। और हमारे कार्बोनेट्स का क्या होता है 22 से 27 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। सो देखो इसमें जो हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ा हुआ है। सो हमने क्या करना है, ये जो है COPD वाले पेशेंट्स में नॉर्मली देखने को मिलता है, इट इज़ नॉट एनी कॉम्प्लिकेशन। याद रखना COPD वाले पेशेंट में, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो अब मैं बता रही हूँ, COPD वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा हाइपरकेपनिया देखने को मिलता है। हाइपरकेपनिया मतलब रिटेंशन ऑफ द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और रिटेंशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होने लग जाती है बॉडी में। सो हमने सबसे पहले करने हैं उसके असेस करने हैं वाइटल साइंस। क्यों असेस करने हैं वाइटल साइंस, कि जो ये फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं COPD वाले पेशेंट में ये तो नॉर्मल होती हैं, पर क्या उसके वाइटल साइन भी ऑल्टर हैं। अगर उसके वाइटल साइन नॉर्मल होते हैं तो दैट इज़ कि ये नॉर्मल है, COPD पेशेंट में ये देखने को मिलती है। उसको कोई 100% रीब्रीदेबल मास्क लाने की ज़रूरत नहीं है, ना इंट्यूबेशन क्यों करना है जब चीज़ें ये COPD वाले पेशेंट सफ़र करेगा ही इन सिम्टम्स से, ठीक है। रीपोजिशनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। COPD को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिसीज़। ये देखो पता क्या होता है कि अगर तुम पिछली वीडियोस देखते हो तो उससे क्या होता है, तुम्हें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर तुमने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है ना तो तुम आगे वाले क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर लोगे अच्छे से। इसलिए मैं कहती हूँ पिछली वीडियोस भी जाके ना रिमाइंडरली देख लिया करो, दोबारा से देख लिया करो। अगर आपने नहीं लिखा किसी कॉपी में तो दोबारा से देख ली, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख ली 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। एक वीडियो में 10 मिनट लगेंगे। अगर सारी रोज के आप 5 भी देख रहे हो दोबारा से तो हार्डली आपका घंटा लगा करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज शेड्यूल टू हैव अ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक सीरीज ऑफ एक्सरे, फॉलोइंग द एक्सरे द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट। तो एक क्लाइंट है, उसका अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का एक्सरे होना है, ठीक है। और उसकी एक्सरे के होते हुए नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, टेक अ लेग्जेटिव, फॉलो अ क्लियर फ्लूइड लिक्विड, एडमिनिस्टर एन एनीमा, टेक एन एंटी एमेटिक। सो देखो जब भी किसी का अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का एक्सरे करते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, डाई, जो कि हम पढ़ के आए हैं कॉन्ट्रास्ट डाई डालते हैं, ताकि हमें जहाँ भी अगर कुछ दिक्कत है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटुसिसेप्शन है, वो हमें दिख जाए। तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, जब उसका एक्सरे हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि लेग्जेटिव ले ले। लेग्जेटिव से क्या होता है कि जो हमने डाई उसको दी है अंदर बॉडी में वो लेग्जेटिव्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। अगर तुम उसको क्लियर फ्लूइड डाल दोगे तो प्रॉपरली नहीं निकलेगी, ठीक है। लेग्जेटिव से एक बार से ही वो निकल जाएगी क्योंकि उसको प्रेशर होगा। एनीमा से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही एंटीएमेटिक, उसको कौन सा नोजिया वॉमिटिंग होगा, ठीक है। बल्कि अगर तुमने एंटीएमेटिक्स दे दी और वो नोजिया वॉमिटिंग उसका और उसको नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पेशेंट को, ठीक है। तो हमने उस पेशेंट को क्या देने हैं, लेग्जेटिव्स, जिससे क्या होगा उसको प्रेशर एकदम से पड़ेगा और उसका जो डाई है वो यूरिन के थ्रू जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना कि डाई निकालनी होती है, इसलिए हम उस पेशेंट को लेग्जेटिव देते हैं। और क्योंकि हम किस चीज़ में दे रहे हैं डाई, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की सीरीज़ में, सो हमें
लेग्जेटिव्स देने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स teaches the client who has had a rectal surgery a proper timing for sitz bath. The nurse knows that the client has understood the teaching when the client state that it is more important to take a sitz bath. सो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको BFHS में देखने को मिलेंगे। सो ऐसे ही क्वेश्चंस का PDF लेने के लिए आप मेरे से ले सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199, जिसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, नो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। और आप गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हैं जो कि ओनली आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगे, पर अगर आप साथ में लेते हो तो आपको ऑफर में 249 रुपीज़ के मिल जाएंगे और वो आपके पास ही रहेंगे। आप उसकी जीरोक्स कॉपी निकाल लो, फोटो स्टेट कर लो, जब तक पेपर नहीं होता गोल्डन पॉइंटर्स अच्छे से करो। गोल्डन पॉइंटर्स में सब BFHS के ओरिएंटेड ही लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस मत करिए इस चीज़ को। सो एक नर्स है, क्वेश्चन करते हैं हम। द नर्स है वो क्लाइंट का अभी रेक्टल का सर्जरी हुआ है, तो उसको प्रॉपर टाइमिंग बता रही है सिट्स बात कब लेनी है। तो उसने जब उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी क्लाइंट को, तो जो क्लाइंट है वो एक चीज़ बोलता है जिससे पता चल जाता है कि क्लाइंट को समझ आ गया है कब लेना है। क्लाइंट बोलता है कि ईच मॉर्निंग लूँगा मैं, फर्स्ट थिंग यही करूँगा, एज नीडेड फॉर डिस्कम्फर्ट, आफ्टर अ बावल मूवमेंट, या फिर एट बेड टाइम। अगर क्लाइंट बोलेगा आफ्टर अ बावल मूवमेंट, देन हमें समझ आ जाएगा कि क्लाइंट को समझ आ गया सिट्स बात कब लेनी है। जब रेक्टल सर्जरी होती है तो बावल जो मूवमेंट होता है उसके बाद हम सिट्स बात देते हैं, ताकि जो बाकी नर्व्स हैं वो प्रॉपरली काम डाउन हो जाएं, ठीक है, और वहाँ की जो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं वो कम हो जाए। सिट्स बात क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज़ करता है। तो जब वो कहेगा कि मैं आफ्टर एवरी बावल मूवमेंट में सिट्स बात लूँगा, सो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट जो है अंडरस्टूड कर गया है कि कैसे उसको सिट्स बात लेना है। सिट्स बात से भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है, 36-year-old फीमेल क्लाइंट हैड बीन डायग्नोज्ड विद हेमरॉइड्स, which of the following factor in the client history would most likely to be the primary cause of the hemorrhoids। तो इसमें से कौन सी ऐसी हिस्ट्री है जो कि प्राइमरी कॉज रहेगा, जो क्लाइंट है हेमरॉइड्स हुए हैं उसको, तो कौन सी ऐसी हिस्ट्री फैक्टर है क्लाइंट का हिस्ट्री का जो कि प्राइमरी कॉज रहेगा हेमरॉइड्स का। 36 years old फीमेल है, उसकी एज, हर एज, 3 वजाइनल आएगा, डिलीवरी, प्रेगनेंसी, हर जॉब एज ए स्कूल टीचर, या वेरिकोस्टाइज इन हर लेग्स। सो देखो सबसे जो प्राइमरी फैक्टर रहेगा दैट इज़ हर 3 वजाइनल डिलीवरी, प्रेगनेंसी, क्योंकि हेमरॉइड्स मोस्टली किस वजह से होते हैं, जब हम बैठते हैं और देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्रेशर बाय द अब्डामन, जब अब्डामन से रेक्टल एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है तभी हेमरॉइड्स होते हैं, ठीक है, तभी वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड होती हैं और पुल्ड आउट हो जाती हैं, ठीक है। हेमरॉइड्स भी 3-4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उसके रैक्टल पे प्रेशर पड़ता है ना, जब हम डिलीवरी करते हैं तो रैक्टम पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उसकी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं हेमरॉइड होने के। सो इसमें जो हिस्ट्री उसकी फैक्टर रहेगा दैट इज़ 3 वजाइनल डिलीवरी। एज इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है, एज इज़ नॉट अ सॉरी नंबर कह रही हूँ, एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एंड हर जॉब एज अ स्कूल टीचर इज़ नॉट। एज अ स्कूल टीचर तो उसको ये हो सकता है लॉर्डोसिस हो सकता है, ठीक है, उसको स्पाइन की दिक्कत हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्कूल टीचर का। वेरिकोस्टी इन हर लेग्स इज़ नॉट अ, अगर उसके ब्लड क्लॉट बनता है उससे क्या हेमरॉइड्स का लेना देना लेग्स में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A client with ulcerative colitis, signs and symptoms have been present for longer than 1 week. The nurse should assess the following for sign and symptom of which of the following complication। So एक client है उसको ulcerative colitis हुआ है और उसकी जो है 1 वीक से ऊपर हो गया है, जो उसको साइन एंड सिम्टम्स हैं अभी भी प्रेजेंट है, तो नर्स ऐसी कौन सा साइन एंड सिम्टम असेस करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। सो हार्ट फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। सो देखो इस पेशेंट में क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, इसका मेन 2 साइंस होते हैं दैट इज़ टाटरी स्टूल्स एंड रेपिटेटिव डायरिया। याद रखना अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लैक टाटरी स्टूल्स आते हैं और उसको डायरिया होता है, कॉन्टीन्यूस डायरिया होता है। सो कॉन्टीन्यूस डायरिया की वजह से उस पेशेंट को क्या हो जाता है हाइपोकैलीमिया, और हाइपोकैलीमिया कैन कॉज अ ह्यूज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो जो नर्स है वो असेस करेगी कि कहीं पेशेंट हाइपोकैलीमिया में तो नहीं जा रहा, बिकॉज उसको कॉन्टीन्यूसली डायरिया हो रहा है और टाटरी स्टूल्स पास हो रहे हैं, तो ये साइन एंड सिम्टम्स हमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताएगा। हार्ट फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड हाइपोकैल्सीमिया इज़ नॉट रिलेटेड टू अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो यही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा अगर आपको BFHS का पेपर क्लियर करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस।
नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एज ए ब्लड प्रेशर ऑफ 88/40, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर कितना 88/40 है, उसका हार्ट रेट 128 बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेशन 28 पर मिनट है, और उसे ग्रे टर्नर साइन शो हो रहा है। सो एक्शन जो है नर्स पहले क्या करेगी, क्यूट पैनक्रेटाइटिस है पेशेंट को, सो दो साइंस देखने को मिलते हैं, एक तो कूलन साइंस और एक ग्रे टर्नर सिंड्रोम। ग्रे टर्नर साइन कौन सा होता है कि जो हमारा फ्लैंक एरिया होता है उसमें रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे रेड कलर की डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। कूलन साइन में हमें नेवल के पास डिस्कलरेशन रेड कलर की देखने को मिलेगी। सो उसके हमारे वाइटल साइंस देख लो, बीपी, हार्ट रेट और उसका रेस्पिरेशन ये देख रहा है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगा, असेस करेगा यूरिन आउटपुट, प्लेस करेगा आईवी लाइन, पोजीशन करेगा ऑन द लेफ्ट साइड, या फिर इंसर्ट करेगा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो देखो जब उसको अक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है तो जो पेशेंट का, अगर तुम्हें आए भी ना अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, तो सबसे पहले होता है पेन रिलीफ करना, उसके बाद होता है उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करना, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट का फ्लूइड जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चले जाता है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, प्लेस करेगी आईवी लाइन। ठीक है, आईवी लाइन से क्या होगा, जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है वो मेंटेन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा, क्योंकि उसका बीपी देखो, बीपी कितना फॉल कर गया 88/40। सो हम जब भी बीपी फॉल करता है स्टार्ट द आईवी लाइन, ठीक है, रश में देते हैं उसको, ठीक है। और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ है, मतलब जो हार्ट है वो वर्क ज़्यादा कर रहा है, कंपनसेशन कर रहा है, ठीक है। और रेस्पिरेशन तो नॉर्मल है, बट इस चीज़ के लिए हम उसको ज़्यादा यूरिन आउटपुट और लेफ्ट साइड पोजीशन और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब देने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि उसको डिसिप्निया हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, या फिर उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर दो, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं ले रहा, उसका वेट लॉस हो रहा है। सीधा क्या करो, सिंपल ऑप्शन पे जाओ, जब कुछ नहीं दे रखा, दैट इज़ आईवी लाइन स्टार्ट कर दो। नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, कैनोला लगाओ और स्टार्ट कर दो आईवी लाइन। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग हेपेटाइटिस। तो एक क्लाइंट है, उसको हेपेटाइटिस है, तो वो अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर रहा है आइसोलेशन की। आइसोलेशन मतलब अकेले रहना, ठीक है। तो नर्स उसको क्या रिस्पॉन्स करेगी, आई डोंट वरी, इट्स नॉर्मल टू फील दैट वे, डोंट वरी, ये बहुत नॉर्मल है इस तरह फील करना। या फिर योर फ्रेंड्स आर प्रॉबेबली अफ्रेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग हेपेटाइटिस फ्रॉम यू, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स जो है वो डरेंगे तुमसे कॉन्टैक्ट करने में, ताकि उनको हेपेटाइटिस तुम्हारे से हो ना जाए। आई एम श्योर यू आर इमेजिनिंग दैट, टेल मी मोर अबाउट योर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। सो देखो, एक तो ऑलरेडी पेशेंट जो है फियर में है, फीलिंग्स उसकी लो फील कर रहा है, तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि ये नॉर्मल है, नो इट्स इज़ नॉट नॉर्मल, नॉर्मल पर्सन तो ये फील नहीं करता। और हम उसे ये भी नहीं डराएंगे कि तेरे को हेपेटाइटिस हो गया तो तेरे दोस्त जो हैं भाग जाएंगे, इससे तो फिर वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में चले जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे आई एम श्योर दैट यू आर इमेजिनिंग, श्योरिटी किस बात की देनी, हम उस पेशेंट को उस चीज़ के साथ कोपिंग मैकेनिज्म बिल्ड करेंगे, हम उसको बोलेंगे टेल मी मोर अबाउट योर फीलिंग, ताकि वो अपनी एंग्जाइटी को तुम्हारे साथ रिलीव कर पाए, ठीक है। उसकी एंग्जाइटी रिलीव होगी, वो थोड़ा फील बेटर करेगा, वो तुम्हें चीज़ें बताएगा, तुम उसका सॉल्यूशन बताओगे, प्रोसीजर्स बताओगे, ठीक होने का तरीका बताओगे, ठीक है, उसकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बताओगे, तो इससे उसको पता चल जाएगा कि ही इज़ नॉट दैट मच अफ्रेड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a priority nursing diagnosis for the diabetic client who is taking insulin, has nausea and vomiting from a viral illness or influenza? सो इसमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोस प्रायोरिटी में रहेगा जब एक पेशेंट डायबिटीज़ का है और वो इंसुलिन ले रहा है पर उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग हुई है, इन्फ्लुएंजा भी हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है और इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो कौन सा नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोज रहेगा? तो हमारे पास ऑप्शन है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू इनफेक्टिव कोपिंग स्किल्स, एक्यूट पेन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। सो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे कि उस पेशेंट का कौन सा हम नर्सिंग डायग्नोज है जो प्रायोरिटी में रखेंगे। ध्यान से देखना, तुम्हें क्वेश्चन में ही उसका डायग्नोज के बारे में पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ही देखेंगे आप BFHS में। अगर ये करते हो तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs ट्राई करो। सो मैं आपको एक कल का क्वेश्चन बता देती हूँ जो मैंने आपको कल पूछा था। मैं रेगुलरली आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इससे क्या रहता है कि आप एक क्यूरियोसिटी रखते हो कि हमें ये क्वेश्चन करना है और आप अटेंटिव रहते हो। इससे क्वेश्चन था कि नर्स एक कम्युनिटी प्रेजेंटेशन बना रही है ओरल कैंसर के लिए, तो वो ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जो इन्वॉल्व करेगी जिससे क्या है ओरल कैंसर का प्राइमरी रिस्क फैक्टर हो सकता है। सो उसका जो ऑप्शन राइट था दैट इज़ यूज़ ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है,
बॉडी में टॉक्सिक अमाउंट इंक्रीज करता है, जिससे कैंसरस ग्रोथ होने में ज़्यादा हेल्प होती है सेल्स को, ओवर ग्रोथ होने में, ठीक है। सो ये था ऑप्शन राइट, जिनका राइट है वेरी गुड, वेल डन। सो ऐसे ही MCQs का PDF मेरे से लेने के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे ही MCQs मिलेंगे, ठीक है, आप मेरे से वो बाय कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। दूसरा, आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स भी ले सकते हैं। अकेले अकेले लोगे तो आपको PDF मिलेगा 199 का और गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे 99 के, बट अगर साथ में लोगे तो आपको ऑफर में 249 के मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, और मेरी पिछली वीडियोज़ भी देखो। ऑल द बेस्ट।